आज हम पढ़ने वाले हैं एटम चैप्टर। यानी एटम चैप्टर नहीं है, चैप्टर के अंदर एटम है। तो एटम होता है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी क्या होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी एटम को अगर आप अकेला छोड़ दो तो वो रह सकता है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है वो क्या होता है, एटम। ठीक है। अब एटम बना हुआ होता है किस किस चीज का, यानी एटम जिन पार्टिकल्स का बना हुआ होता है उसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे भाई अगर एटम भी खुद किसी चीज का बना हुआ है तो इसे तो हम और तोड़ सकते हैं, पर नहीं, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। यानी एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, और ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एटम होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब वो पार्टिकल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो ये प्रोटॉन होता है इसको जनरली हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। फिर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो ऐसा कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। अब एक चीज के बारे में और बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो लगभग बैलेंस्ड होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन्स की वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस कि किसी एटम के ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो एक एटम के ऊपर क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अच्छा, आगे बात करें तो न्यूट्रॉन का क्या काम है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और साथ में ही प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ कुछ गोल गोल से रास्ते बने हुए होते हैं जिनको हम शेल्स या फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। उसके बाद में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर बात करें मास लगभग थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है, पर इलेक्ट्रॉन का मास होता है सबसे ज्यादा कम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, जबकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मास बहुत ज्यादा छोटा होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए ही कहा जाता है कि एटम का जो सारा का सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है। यानी इसीलिए जब हम एटम का आगे एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उन्हीं को ही हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत ज्यादा छोटा। अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन एटम से, तो हाइड्रोजन एटम के 1/184 टाइम्स मास होता है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन के मास से भी 1/184 टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है। 100 गुना भी नहीं, 1000 गुना भी नहीं, हाइड्रोजन के मास से भी 1000 लगभग 2000 गुना छोटा इसका क्या होता है, मास होता है, यानी 1840 टाइम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है। आगे हम बात करें, इनके एग्जैक्ट मासेस भी होते हैं पर अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो ये प्रोटॉन्स हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कैनाल रेज। तो कैनाल रेज जो होती है वो बनी हुई होती है प्रोटॉन की, जबकि जो एनोड रेज होती है, एनोड रेज बनी हुई होती है इलेक्ट्रॉन की। तो कैनाल रेज बनी हुई होती है प्रोटॉन की, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसकी क्या बनी हुई होती है, एनोड रेज बनती है। ठीक है, तो कैनाल रेज प्रोटॉन और एनोड रेज इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होंगी। उसके बाद में प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, जबकि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, थॉमसन ने। ठीक है। उसके बाद जिसके हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे कि यानी एटम के सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस, उसको डिस्कवर किया था आगे रदरफोर्ड ने। ठीक है, वो रदरफोर्ड मॉडल आएगा तब हम बात करेंगे।
और जो आपका न्यूट्रॉन है इसको डिस्कवर किया था चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, सो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, दैट इज चैडविक। और न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जब भी हम निकालते हैं तो एटॉमिक मास के अंदर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब ऐड कर दिया जाता है तब हमारा निकलता है एटॉमिक मास। उसके बाद एटॉमिक नंबर कैसे आता है फिर? तो नंबर ऑफ, या तो आप गिनो प्रोटॉन्स को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बीच में हैश डाला हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? या तो आप लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मास अगर हम बोले, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन काउंट होते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर के अंदर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ज्यादातर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटॉन वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है किसी एटम के अंदर, पर प्रोटॉन का नहीं हो सकता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि अगर कोई एटम न्यूट्रल नहीं है, खैर उस बारे में बाद में जाएंगे, तो जो प्रोटॉन है उसके बराबर या फिर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कोई एटम कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा कैसे? अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई गेन कर लेगा एटम इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम से, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज, किसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है पर प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हो सकता। प्रोटॉन का नंबर ना चेंज होने की वजह से ही एटॉमिक नंबर के अंदर हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। लेकिन हम अगर डेफिनेशन में ये लिखें इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब ना किसी को लिए ना किसी से दिए, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब 1 मोल किसके बराबर होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर आता है 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी एटम का हो, यानी 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर। यानी 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। यानी जैसे 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक ऐसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है एटम्स, या फिर पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अभी नंबर है क्या? इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने बताया था, तो इसको क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर। कहीं कहीं पे 1 मोल में यहाँ पर एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल भी लिखा मिलेगा, कहीं पर पार्टिकल भी लिखा मिल सकता है और आयंस भी लिखा मिल सकता है। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक ऑक्सीजन का एटम है, अगर ऑक्सीजन O को लिखते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन होता है O। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल। अगर हम ओनली ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ये एक एटम है, तो एटम के अंदर कितने होंगे? यानी अगर 1 मोल आपके पास में ऑक्सीजन एटम्स हैं तो उसके अंदर 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर इस O वाले के अंदर कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। लेकिन अगर मैंने ले लिया O2, तो O2 होती है ऑक्सीजन गैस। O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस। और O2 है एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया। CO2 क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। 3 एटम है ना, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अंदर ठीक है, ये 2 क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो गए, CO2 एंड O2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 हो गए ऑक्सीजन। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 की बात करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, अब वो मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर 1 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, और अगर यहाँ तक ठीक हो गया हमारा, तो अभी आप देखो जो चीज आप लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी, पर ये नंबर फिक्स रहेगा। एक मोल के अंदर हमेशा कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही पार्टिकल्स होंगे। जनरली क्या लिया जाता है, एटम्स लिया जाता है। मॉलिक्यूल कब लिया जाएगा, जब हमने पता कर लिया अगर इस फॉर्म के अंदर है, सिंगल है वो, तो यहाँ पर एटम्स आएगा। अगर डबल है, ट्रिपल है, या 4 पार्टिकल्स है, जैसे P4 हो गया, फास्फोरस हो गया, उसमें 4 होते हैं उसके मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही तो छोड़ दो, सिर्फ कि 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के। आगे चलते हैं। अब कई बार तो लिखा होता है एटॉमिक मास, कई बार लिखा होता है मोलर मास। दोनों में फर्क क्या है, दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम आती हैं। अगर कोई एटम लिया मैंने, जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को Mg से लिखा जाता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास भी क्या होता है, 24 ही होता है, उसका मोलर मास भी 24 ही होता है। पर फर्क क्या होता है, सिर्फ कि अगर आप एटॉमिक मास लिखोगे तो उसके पीछे यूनिट आती है AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर कई बार इसको सिंपल U से भी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मोलर मास बात करोगे, मोलर मास का मतलब है एक मोल का मास, यानी इतने सारे एटम्स का मास, तो वो भी कितना ही होता है, 24 ही होता है। यहाँ ये चीज अच्छा लॉजिक चलता है कि जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही मोलर मास होता है, कहीं ये चीज गलत नहीं होती है। तो यहाँ पर आएगा, जब एटॉमिक मास की बात करेंगे तो पीछे AMU, मोलर मास की बात करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, ग्राम। मोलर मास की बात करेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एलिमेंट को, और एलिमेंट के नीचे यानी इस वाली साइड पर जेड से लिखा जाता है। यानी अगर मैं मैग्नीशियम की ही बात करूं तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास होता है 24। ठीक है, तो Mg तो क्या हो गया, x सिंबल हो गया जिस भी आइटम की बात कर रहे हैं। Z क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर हो गया। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था तो मैंने नीचे लिख दिया, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर आ गया A क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। जैसे मैग्नीशियम का मास 24 था तो उसको यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर, 12 24 ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर क्या लिखा गया, एटॉमिक मास। और Mg क्या था, सिंबल था, तो सिंबल को x से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या फर्क होता है, तो वैलेंसी तो होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, द वर्ड इज आउटर मोस्ट शेल। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जबकि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है गेनिंग और लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, यानी कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने एटम ले सकता है, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, वैलेंसी। यानी कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या दे सकता है वो क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाले, वैलेंसी जितने लेगा या फिर देगा। जैसे सोडियम, मैंने लिखा हुआ है, इन सबके सिंबल लिखे हुए हैं। सोडियम Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को 281। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल यानी जो बाहर वाला है, कोमा के बिल्कुल बाहर वाला लिखा हुआ है। फर्स्ट शेल होता है K, फिर L, फिर M, फिर N, ऐसे चलते रहते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम नीचे मैंने लिखा 11 मतलब एटॉमिक नंबर, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। वैलेंसी 1 ही होगी क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, सबके सब एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, यानी नोबल गैस का जैसा बनने के लिए। नोबल गैस जैसे नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, उनको नोबल गैस बोला जाता है जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 2 तो सिर्फ और सिर्फ
हीलियम के अंदर होते हैं, उसके बाद सबके अंदर कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। जैसे नियॉन के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 है, बाहर 8 पूरे हो गए, मतलब काम। सिर्फ फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके अंदर 8 ही चलते हैं। तो 8 पूरे हो गए, यानी वो क्या बन गया? नोबल गैस, ना लेगा ना देगा। तो जैसे सोडियम है, अब या तो वो आर्गन के जैसा बन जाए या फिर नियॉन के जैसा बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन देते ही वो बन जाएगा नियॉन के जैसा, जबकि आर्गन के जैसा बनने के लिए तो उसे 8 पूरे करने पड़ेंगे, 7 किसी से मांगने पड़ेंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई आसानी से देगा नहीं, तो यानी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बना देगा? उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 282, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2। तो यानी जब तक आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब तक वो देता है। ठीक है, 4 से ज्यादा होने के बाद यानी 5, 6, 7 हो तो वो लेता है, और 4 वाले की वैसे मर्जी होती है, चाहे वो ले या फिर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है तब तक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। उससे ज्यादा होते ही, जैसे फास्फोरस हो गया 285, अब इसके पास आर्गन जैसा बनने के लिए तो 3 किसी से मांगने पड़ेंगे, और नियॉन के जैसा बनने के लिए इसको कितने देने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे। तो अब ये कहेगा भाई मैं 5 किसी को दूं अपने पास, नहीं मैं 3 किसी से मांग ही लेता हूँ, तो ये मांग लेगा। तो आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रहेंगे, पर कितने गेन या लूज करे? 3 इसने क्या कर लिए? ले लिए, तो 3 वैलेंसी हो गई। सल्फर के अंदर 6 था, तो 8 माइनस का 6, कितने चाहिए इसको? 2 चाहिए, तो 2 हो गई इसकी वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल वाले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही। क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 ही रहेंगे, कितना चाहिए? 8 माइनस का 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मांग लेगा किसी से, तो वैलेंसी 1। आर्गन 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 ही रहेंगे, पर ना लेगा ना देगा, तो 0 हो गई इसकी वैलेंसी। ठीक है, जब भी कोई, अब देखो इन्होंने सोडियम मैग्नीशियम वगैरह दिए किसी को, तो देने के बाद क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम लूज करता है तो वो बन जाता है कैटायन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो बन जाता है एनायन। कैटायन और एनायन है दोनों आयन ही। अगर किसी आयन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज हो तो उसे एनायन बोलते हैं। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम ने 2 दिए तो कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव आएगा। जैसे एल्यूमिनियम है, इसने 3 दिए तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे क्लोरीन है, मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है Cl, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सल्फर ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 लिखा था ना, 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 6, 2 लिए किसी से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? S2 नेगेटिव, यानी S2 नेगेटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखे है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर आता है 2 नेगेटिव, 2 किसी से ले रखे थे उसने। ठीक है, उसके बाद मेन पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे।